बिहार बोर्ड 12th क्लास आर्ट फैकल्टी 2023 फाइनल एग्जाम के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट में सब्जेक्टिव को जो मोस्ट भी है, जो 100% गारंटेड आएगा, आज तुमको समझाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारण क्या थे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारण क्या थे। पहले एक बार तुम सब खुद बोलो, उसके बाद हम बोलेंगे। बोलो। हड़प्पा सभ्यता के मुख्य कारण थे बाढ़ आना, सुनामी आना इत्यादि। चलो ठीक है, अब सुनो। देखो, हड़प्पा सभ्यता का जो पतन का मुख्य कारण था, बहुत सारे इतिहासकार का अलग अलग मत है। अभी तक कोई प्रमाणित रूप से यह नहीं कहा है कि जो हड़प्पा सभ्यता के पतन का यही कारण है या वही कारण है। बात समझ गया? सब अपने अपने अनुमान और तर्ज के अनुसार पे बोले हैं कि हो सकता है कि बहुत बड़ा भूकंप आ गया हो। नंबर 1 में देना। नंबर 2 में दिया है कि हो सकता है बड़ा महामारी फैल गया हो, जैसे भी कोरोना महामारी, देखो कितना बड़ा महामारी फैला हुआ है ना। इसी तरह से उस समय बड़ा महामारी फैल गया हो, ये हो सकता है। और तीसरा है, जो उस समय उस जो सभ्यता था, उस सभ्यता के समय सिंधु नदी थी। तो सिंधु नदी उस सभ्यता की ओर थी जहाँ पानी का जरूरत पूरा होता था, सिंचाई का जरूरत पूरा होता था। तो वह नदी क्या क्या होगा, जो सभ्यता के मतलब जहाँ वासी था, वहाँ का निवासी था, उनके निवास स्थान से पहले ही नदी जो था अपना रास्ता बदल लिया हो सकता है ना, क्या नहीं हो सकता है। तो रास्ता जो बदल लिया ना, तो वहां पानी का अभाव हो गया, या तो वो कहीं चले गए होंगे या मर गए होंगे। बात समझ रहे हैं? सूखा पड़ गया, सूखा पड़ जाएगा तो पानी का अभाव होगा, इससे भी सभ्यता पर आँच आया। बात समझ रहा है? भूकंप बारे में बताइए दिए। अब बाढ़ भी आ सकता है, बहुत बड़ा बाढ़ आ गया हो। बहुत बड़ा बाढ़ आने के कारण इस सभ्यता संस्कृति के लोग इस बाढ़ में, बाढ़ का जो काल ग्रह था उसमें समा गया हो और यह सभ्यता समाप्त हो गया। अब तुम सब बताओ हमको, जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के जो कारण है वो समझ आया कि नहीं आया? सबको समझ आ गया? किसी को दिक्कत है? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन तुम्हारा दिया हुआ है, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन सब है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? तुम सब पहले बोलो, उसके बाद फिर हम बताएंगे। देखो, इसका आंसर तो मात्र एक लाइन में है। क्या है? मात्र एक लाइन में आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थान पर किया गया था, जिस कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। आया समझ? समझ आया? कोई दिक्कत है? बोलो, कोई दिक्कत है किसी को? अगला क्वेश्चन है, विश्व के 7 आश्चर्य के नाम बताइए। अब विश्व के 7 आश्चर्य, विश्व के 7 आश्चर्य, जो अजूबा है। आश्चर्य का मतलब हुआ अनोखा, अजूबा। बोलता ना, हजारों में एक मेरा बेटा लाल, है बोलता है माई बाप। इसी तरह से किसी देश में कोई ऐसा चीज हो जाता है जो लाखों हजारों में एक रहता है, वह अजूबा में या आश्चर्य में शामिल कर दिया जाता है। जिसका पता है नाम तुम सबको? एक दो नाम बताओ हमको। चलो देखो, इसका आंसर जो दिया हुआ है, आगरा का ताजमहल जो अपने भारत में है, पीसा की मीनार, चीन की दीवार, रोम इटली का
कोलोसियम, मिस्र का पिरामिड, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, एक्रोपोलिस ऑफ एथेंस। समझ गया बात? इसको याद कर लेना, भी ये क्वेश्चन है। अगर तुम 1 से 2 बार वीडियो देख लेगा ना, तुमको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ वैसे तुमको समझ आ जाएगा। पूरा वीडियो देखो, अभी बहुत क्वेश्चन बड़ा वाला बचा हुआ अच्छे तरीके से समझाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकासी प्रणाली का वर्णन करें। देखो ये क्वेश्चन कितना मस्त है। 2019 ईस्वी में, 2020 ईस्वी में और 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुआ, पता है, हड़प्पा नामक स्थान पर, ये भी बता दिए अभी। अब इसका जल निकासी प्रणाली, तो सबसे पहले बात सुनो, किसी को याद है तो हल्का सा बोलो। ठीक है, देखो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता जो था ना, वो शहरी सभ्यता था। उसमें ईंटों से घर बना हुआ था। उनका घर त्रिभुजाकार होता था, हाँ या ना? उनका जो स्नानघर था या जल निकासी प्रणाली था वो बहुत बेहतर था, अन्य सभ्यता के समकक्ष। तो कहने का तात्पर्य है, जो उनका जल निकासी प्रणाली, जैसे शौच घर, स्नान घर, समझ रहे बात, जहाँ भोजन बनाते हैं, भोजन गृह, वहाँ से छोटे छोटे नालियाँ निकालकर मुख्य सड़क जो था वहाँ बड़ा नाली बना हुआ था, उस नाली में उसको जोड़ दिया जाता था। और ये मुख्य नाली जो बड़ा नाली था वो नदी में चला जाता था। ठीक है, तो और समय समय पर उसका देखभाल भी होता था और साफ सफाई भी होता था। समझ गया ना? जिससे कि वहाँ गंदगी नहीं फैलता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकासी प्रणाली जो था, जल निकलने का प्रणाली बहुत बेहतर था। समझ आया बात क्या था? शॉर्ट भाषा में समझ आया ना? इसी तरह से लिखना, ये नहीं है जब वो किताब से याद कर ले और लिख दे, बात समझ है ना? अपनी भाषा में लिखे कोशिश करना। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के सार्वजनिक स्नानघर के विषय में लिखिए, या मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानघर का भी विवरण दे। किसी को याद है? बोलो, किसी को याद है तो बोलो। ईंटों से बना हुआ था, वो बहुत बड़ा था। धार्मिक अवसरों पे लोग वहाँ स्नान करने आते थे। चलो आप सुनो, अभी मोहनजोदड़ो की स्थिति के बारे में तुमको बता दिए हम। सारी सभ्यता था, ईंटों का घर बना हुआ था ना, बहुत एक्टिव थे वो सब। जो उस समय का जो सिंधु घाटी के लोग थे वो बहुत दिमाग वाले लोग थे। समझ गया ना? उसका संस्कृति बहुत उच्च था। तो मोहनजोदड़ो में बना सार्वजनिक स्नानघर, क्या बना? सार्वजनिक स्नानघर अपना एक विशेष महत्व रखती है। कारण यह है कि वहाँ जो सार्वजनिक स्नानघर बना हुआ था वो बहुत बड़ा था। क्या था? बहुत बड़ा था। और इसको नीचे उतरने के लिए सीढ़ी बना हुआ था। ऊपर भी अच्छा व्यवस्था किया गया था वहाँ को ना, बारिश गंदगी सब बचाने के लिए। वहाँ से भी एक नाली निकला हुआ था जल निकासी के लिए, जो गंदगी पानी वगैरह हो वहाँ से निकले। और ये सार्वजनिक स्नानघर में सभी लोग स्नान करते थे। कब? जब इसके धार्मिक त्यौहार हुआ करता था, कोई धार्मिक फंक्शन हुआ, कोई ऐसा सामूहिक क्रिया हुआ, तो उस समय ये सभी लोग उस सार्वजनिक स्नानघर में जाकर स्नान करते थे और वैसे भी स्नान कर सकते थे। तो सार्वजनिक स्नानघर के बारे में तुमको पता चला, समझ आया? ईंटों का बना हुआ था, ये समझ लो, उसमें ईंट का बहुत प्रचलित था वो। समझ गए? समझ आया सबको? अब अगला क्वेश्चन दिया तुमको 2022 और 2019 से पूछा हुआ क्वेश्चन है।
मोहनजोदड़ो के अनारगार के विषय में लिखे। मोहनजोदड़ो के अनारगार के विषय में लिखे। देखो मोहनजोदड़ो में ही 45.72 मीटर लंबा एवं 22.86 मीटर चौड़ा एक अनारगार मिला है, जो पुरातत्व वैज्ञानिक ने खोज किया तो ये मिला है। हड़प्पा के दुर्ग में भी 12 धान्य कटोरे खोजे गए। समझ आए बात? ये 2 कतारे में 6-6 की संख्या में रखा हुआ था, जैसे अपने से घर में कोठी होता है उसी तरह से। सही है? ये धान के कोटार, समझ गए ना। अब ये धान का कोटार ईंटों के चबूतरों पर है एवं प्रत्येक का आकार 15.23 मीटर गुने 6.09 मीटर है। अब अनारगार में हवा जाने की भी व्यवस्था है। समझ गया बात? सुनो, बड़ा सा अनारगार है, उस अनारगार में हवा जाने की भी व्यवस्थाएं हैं। हवा जाने की व्यवस्था इसीलिए रखा गया था, जो अन्न जो रखा जाए उसमें हवा भी लगे, वह स्वच्छ रहे, फफूंदी ना लगे, उसमें कीड़ा ना खाए। बहुत सारा अनाज वहां पर रखा जाता था। पटना का गोल घर क्यों बना था पता है? अनाज रखने के लिए बना हुआ था। समझ आया ना बात? अन्न रखने के लिए बड़ा जगह को हम अनारगार कहते हैं। कोई दिक्कत है क्वेश्चन में? समझ बात आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? रिपीट करके 2 से 3 से 4 बार वीडियो देखो, खेला खत्म। याद करने की कोई जरूरत नहीं है तुमको। समझ आए बात? अगला क्वेश्चन है 2021 में पूछा हुआ था। उत्खनन से आप क्या समझते हैं? किससे? उत्खनन से आप क्या समझते हैं? समझ गया? आप उत्खनन और पुरातत्व दोनों एक ही है। उत्खनन और पुरातत्व का जो क्वेश्चन है वो दोनों एक ही है। बात समझ आ रहा है? सोचने की शक्ति है तुम्हें पर होना चाहिए। जो उत्खनन और पुरातत्व, अब हम इसको सिंपल भाषा में तुमको बताते हैं, गप थोड़ा कम करो, ठीक है? सिंपल भाषा में ये बता रहे हैं, जो पुरातत्व वैज्ञानिकों के द्वारा पृथ्वी के गर्भगृह में छुपे हुए चीज को जब खोज कर निकाला जाता है, ठीक है, तो उसे हम पुरातत्व कहते हैं, और खोज की निकालने की प्रक्रिया को हम उत्खनन कहते हैं। समझ आए बात? और वही पुरातत्व के माध्यम से हम अपने सभ्यता, संस्कृति और अपने पूर्वजों के इतिहास के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। कोई दिक्कत? उत्खनन का मतलब क्या हुआ? पृथ्वी के गर्भगृह में छुपे हुए चीज को जो खोजने की प्रक्रियाएं अपनाई जाती है, जो उन्हें खोजा जाता है पुरातत्व वैज्ञानिकों द्वारा, वो उत्खनन हो गया। अब पुरातत्व का मतलब ये हो गया, 2 क्वेश्चन एक ही बार बता रहे हैं। पुरातत्व का मतलब ये हो गया पुरानों चीजों को पृथ्वी के अंदर से खोज कर निकालना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को है? चलो आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना का वर्णन करें। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना का वर्णन करें तो ये 2014, 2017, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहले ही बहुत सारे चीज बता दिए हैं हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी के लोग नगरों में रहने वाले थे। कहाँ रहने वाले थे? नगरों के मतलब होता है शहर। वे नगर स्थापना में बड़े कुशल थे, बड़े बड़े नगर बनाते थे, बड़े बड़े शहर बनाते थे। उन्होंने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल, रोपड़ जैसे अनेक नगरों का निर्माण करवाया। बात समझ आ रहा है? उनकी नगर व्यवस्था में निम्नलिखित बातों को उल्लेखित किया गया है। पहला जो दिया गया है इसमें, हड़प्पा सभ्यता के नगर एक विशेष योजना के अनुसार बनाए जाते थे। कैसे बनाए जाते थे? एक विशेष योजना के अनुसार बनाए जाते थे। इन लोगों ने बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर काटती हुई
सड़कों व गलियों का निर्माण किया था, ठीक है, ताकि डॉक्टर मेके के अनुसार चलने वाली वायु उन्हें अपने आप ही साफ कर दे, ऐसा बनाया हुआ था। मतलब गंदगी जो है, मिट्टी धूल करा है, तो चलने वाली वायु हवाएं जो है वो घर को साफ कर दे, दीवार को साफ कर दे, जगह को साफ कर दे, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें दिया हुआ है, उनकी जल निकासी व्यवस्था बड़ी ही शानदार थी। अभी तो बताए हैं, नालियां बड़ी सफलता से साफ हो जाती थी। ऐसा नालियां ढलान टाइप पे बनाया हुआ था जो सारी गंदगियां एक बार ही चला जाता था हर जगह से, बीच में सफाई भी करता था। समझ आ रहा है बात? समझ आ रहा है ना? तीसरा पॉइंट जो दिया हुआ है, किसी भी भवन को अपनी सीमा से आगे कभी नहीं बढ़ने दिया जाता था और ना ही बर्तन पकाने वाले किसी भट्ठी को नगर के अंदर बनने दिया जाता था। कहने का तात्पर्य है, जो कोई भट्ठी बेगा, भट्ठा है ना अपने सबका, ईटा जहां पकता है, कोयला जहां बेचता है वहां जहां कोयला में आग लगा देगा, वैसे ही ऐसे चीजों को वो नगर से बाहर रखता था प्रदूषण के कारण। समझ आए? अनाधिकृत निर्माण नहीं किया जाता था। कहीं भी कोई घर बना ले, सरकारी जमीन हो, प्राइवेट जमीन हो, 5 माला 10 माला जहां नहीं बना सकता वहां भी बना लो, ऐसा उस समय नहीं होता था। कोई अपने मर्जी से घर नहीं बना सकता था जब तक कोई परमिशन या ऑर्डर नहीं लेता था। समझ आ रहा है बात? समझ रहा है? कोई दिक्कत है इसमें? अगला क्वेश्चन है, देखो थोड़ा तेजी में बताते, कारण यह है जो ज्यादा लेट लंबा करेंगे तो एक ही क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। C14 विधि से आप क्या समझते हैं? C14 कार्बन डेटिंग विधि होता है, उससे आप क्या समझते हैं? तो 2015, 2021 और 2022 में पूछा हुआ। आप देखो 2021 और 22 दोनों में पूछ दिया था, इसमें काहे नहीं पूछ सकता है? पढ़ लो, समझ लो उसको, एक लाइन याद करेगा। अभी कॉमर्स वाला बैठा हुआ है, वो आपस में गप कर रहा है, समझ रहे बात? जबकि उसको 10 सब्जेक्टिव पूछ दे तो समझ नहीं आएगा। इसके बाद कॉमर्स का ही पढ़ाई चालू होगा। समझ गए बात? अपना अपना पढ़ो। तो कार्बन का रेडियोधर्मी आइसोटोप है। इसका अर्ध आयुकाल 5730 या 5730 वर्ष का है। कार्बन डेटिंग को रेडियो एक्टिव पदार्थ की आयु सीमा निर्धारण करने या उनको जानने में प्रयोग किया जाता है। समझ रहे? कोई भी चीज जब मर जाता है या खत्म हो जाता है तो पृथ्वी के अंदर बहुत सालों तक रहने के बाद पुरातत्व वैज्ञानिक जब उसको खोज करते हैं तो वो मिलता है। जब वह मिलता है तो उसको आयु को जानने के लिए यही C14 विधि या कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। अब हमको बताओ, ये C14 कार्बन डेटिंग विधि समझ आया? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो अगला क्वेश्चन तुम्हारा है, इतिहास के लेखन में अभिलेख का क्या महत्व है? अभिलेख का मतलब जानता है? बोलो, कोई बोलो तो। ठीक है, बात सुनो। अभिलेख जो पत्थर, धातु, मिट्टी जैसी कठोर सतह वाले चीजों पर, तामपत्रों पर उस समय के राजा शासक अपने उपलब्धियों को, अपने वर्चस्व को, अपनी शासन व्यवस्थाओं को लिखा करते थे। जैसे अशोक ने 84,000 सपूत का निर्माण कराया था। करवाया था ना? वे क्यों करवाया था? क्योंकि अपनी शासन की, अपनी व्यवस्था का प्रचार करने के लिए। देखो अभिलेख ऐसा चीज है, उसके माध्यम से हम अपनी पूर्वजों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तुम अभी 10th पास किया तो तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? तुम्हारा सर्टिफिकेट, तुम्हारा मार्कशीट, ये तुम्हारा अभिलेख हो गया। तुम्हारा पिताजी कहीं जमीन लिए
तो रजिस्ट्री का कागज होता है, वो तुम्हारा अभिलेख हो गया, दस्तावेज हो गया। समझ गया बात? तब ना जानता है मेरा है कौन राजा किसका है, कौन राजा का क्या निर्माण है, कब जानेगा तुम? समझ गया बात? अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा? कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा? तो अशोक ने अपने शासन काल के 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व में कलिंग के राजा के विरुद्ध युद्ध लड़ा, जो 4 साल तक लगातार चलता रहा। हजारों के हजार, लाखों के लाखों सैनिक मारे गए। एक दिन जब अशोक युद्ध में बहुत अंदर तक गए तो उन्होंने देखा जो हर जगह लाश ही लाश पड़ा हुआ है, और इतना लाश है कि वहां का मिट्टी भी लाल हो गया। यह देख उनका मन बदल गया और उन पर व्यापक प्रभाव यह पड़ा कि उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाकर धर्म की शुरुआत की और धर्म के रास्ते पर चलने का प्रण ले लिया और अस्त्र सब कुछ त्याग दिया। बात समझ रहा है? उन्होंने, इसमें आप तुमको अगर पॉइंट में लिखना है तो पॉइंट में ऐसे लिख सकता है, धर्म पर विजय प्राप्त किया, यानी कि धर्म के रास्ते को अपनाया, बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, दूसरा पॉइंट में, और तीसरा में जीवन शैली में परिवर्तन किया। मांस सब खाते थे, वो सब खाना छोड़ दिए। 4 निर्बल सैनिक का संगठन किया, यानी कि ताकतवर सैनिक को नहीं बनाया बल्कि असहाय को अपने साथ जोड़ा। कोई दिक्कत किसी को? जल्दी बोलो। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा जो 2017-2020 में पूछा हुआ गया क्वेश्चन है। तो महाजनपद से आप क्या समझते हैं? किससे? महाजनपद से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर वैदिक काल में जिन क्षत्रिय राज्यों का जन्म हुआ या उदय हुआ, समझ गया बात, वह 6ठी शताब्दी आते आते बड़े राज्यों में बदल गया, जिसे बाद में महाजनपद के नाम से जाने लगा। यह महाजनपद 16 है। इस 16 में से तुमको 8 का नाम किसी भी हालत में याद रखना है। पूछ देगा जो 8 महाजनपद के नाम लिखे। तो पहला जो दिया हुआ है वह है काशी, दूसरा है कौशल, तीसरा है अंग, चौथा है मगध, 5वां है वजी, और 6ठा है तुमको मलल, और 7वां है चेदी, और 8वां है वत्स, 9वां है क्रू, और 10वां है पांचाल, 11वां है मत्स्य, और 12वां है सूरसेन, 13वां है तुम्हारा अस्मक, 14वां है अवंती, और 15वां है गंधार, और 16वां है कंबोज। इस 16 में से किसी भी हालत में 8 नाम तुमको याद रखना है। समझ रहा है? क्वेश्चन है जो 2015 और 19 से पूछा हुआ क्वेश्चन है। मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत का उल्लेख कीजिए। मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत का उल्लेख कीजिए। समझ आए बात? तो मौर्यकालीन इतिहास की जो जानकारियां हैं पुरातत्व, साहित्य दोनों स्रोतों से प्राप्त होती है। समझ गया बात? साहित्यिक स्रोत में यूनानी यात्री मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया यात्रा वेदांत और कौटिल्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही परिवर्तित जैन, बौद्ध, पौराणिक ग्रंथ तथा सांस्कृतिक वंश से भी सहायता मिलती है। पुरातात्विक स्रोत जो है उन समय का अशोक के अभिलेख एक महत्वपूर्ण है। यह अभिलेख अशोक के विचार के बारे में अच्छी जानकारियां देती है। कोई दिक्कत है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 2023 के एग्जाम के लिए। समझ गया ना? इसे बार बार देखना, बार बार समझना। ठीक है?